फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्ते। वेलकम टू जीएस कंपास सीएससी यूट्यूब चैनल। अगले 20 मिनट में हम यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस मेंस एग्जाम 2026 के पॉलिटी सेक्शन का एक बहुत ही मेजर चंक कवर करने वाले हैं, जिसमें कि पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में जानेंगे। डिलिमिटेशन कमीशन का गठन जानेंगे, कितनी बार हुआ है, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, रेलिवेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, गवर्नर, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स, सेशंस, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन, सत्र जानेंगे, उसका सत्रावसान कब हुआ, भंग कब होगा, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, कोरम, पार्लियामेंट्री कमिटीज और एंटी डिफेक्शन लॉ को पढ़ेंगे। तो अगले 20 मिनट में हम 60 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं और हर क्वेश्चन खुद में 1, 2, 3 कॉन्सेप्ट्स लेकर आने वाला है। तो ओवरऑल हम 20 से 22 मिनट में 150 to 180 क्वेश्चंस कवर कर लेंगे, जिससे कि आने वाले एग्जाम्स में हमारा कोई भी गलत ना होने पाए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, जो इंडियन पार्लियामेंट है वो क्या कंसिस्ट ऑफ करती है, प्रेसिडेंट एंड लोकसभा ओनली, कि लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो ये भाई तीनों को कंस्टिट्यूट करती है। पार्लियामेंट 3 चीज़ों को मिलाकर बनती है, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। आइए थोड़ा जान लेते हैं पार्लियामेंट के बारे में। तो पार्लियामेंट किस आर्टिकल में डिफाइंड है, संसद किस आर्टिकल में डिफाइंड है, आर्टिकल 79 में। तो आइए जान लेते हैं पार्लियामेंट के बारे में, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। पार्लियामेंट को हिंदी में संसद, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 550, जिसमें कि अभी 545 करंट हमारे एमपीज हैं। लोकसभा के मेंबर्स का टेन्योर 5 साल होता है, लोअर हाउस और डायरेक्ट हाउस भी कहते हैं। लोकसभा के में मिनिस्टर्स जो होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा को, ना कि राज्यसभा को। राज्यसभा में 250 मेंबर्स होते हैं, जिसमें कि 238 इलेक्टेड होते हैं और बाकी 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो चेयरपर्सन है राज्यसभा के, वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन है राज्यसभा के। और एमएलए वोट करते हैं टू चूज द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, मतलब राज्यसभा के मेंबर्स को जनता डायरेक्टली चूज नहीं करती है, राज्यसभा के मेंबर्स को एमएलए चूज करते हैं। इसलिए राज्यसभा रिप्रेजेंट करती है स्टेट को, ना कि पीपल को। वहीं पर लोकसभा रिप्रेजेंट करती है पीपल ऑफ इंडिया। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। लोकसभा आर्टिकल 81 में आती है, राज्यसभा आर्टिकल 80 में। अगर इसको याद करना हो तो हम सिंपली याद कर सकते हैं कि आर्टिकल 80 पहले आता है, क्योंकि बड़ा आदमी पहले आता है, राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है, इसलिए आर्टिकल 80 आएगा राज्यसभा, आर्टिकल 81 लोकसभा बाद में आएगा। अब सवाल आता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने लोकसभा और राज्यसभा 2 हाउसेस का गठन क्यों किया। क्योंकि अगर लोकसभा सदन सेशन में नहीं है तो उस समय अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो उस सिचुएशन से डील करने के लिए हमारे पास एक और सदन होगी, जो कि राज्यसभा, तो वो इमरजेंसी सिचुएशन से डील कर सकती है। इस वजह से हमारे यहाँ लोकसभा, राज्यसभा हैं। और तीसरा कंपोनेंट हमारे पार्लियामेंट के हैं, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आइए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिशेस द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो इट्स करेक्ट आंसर वुड बी आर्टिकल 79। क्वेश्चन अगेन केम, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। और ये किस आर्टिकल में आता है। तो ये आर्टिकल नंबर 64 में मेंशन्ड है कि वाइस प्रेसिडेंट विल बी एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 ये बोलता है कि जो स्पीकर है लोकसभा का, वो अपना रेजिग्नेशन किसको देगा। तो स्पीकर अपना रेजिग्नेशन डिप्टी स्पीकर को देगा। और ये किस आर्टिकल में मेंशन्ड है। तो ये आर्टिकल नंबर 94 में मेंशन्ड है। अगेन क्वेश्चन नंबर 5 ये आता है कि अंडर आर्टिकल 81 अनुच्छेद में मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा क्या हो सकती है। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा है 552, बट करंट में कितना है 550। तो अगर करंट का पूछेगा तो 550, और करेक्ट आंसर इसका 550 ही होगा, क्योंकि जो 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ उसने ये बोला कि भाई जो 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स के लिए हमारे नॉमिनेट होना था उसको रिमूव कर दिया गया, और करंटली अब हमारा मैक्सिमम स्ट्रेंथ लोकसभा का 550 है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है ये, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा क्या है कि 250 है, जिसमें कि 238 मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं और बाकी के 12 मेंबर्स जो होते हैं नॉमिनेट होते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई भी नॉमिनेट हो जाता है, ये जो 12 पर्सनस हैं ये इमिनेंट पर्सन होते हैं। ये इन्होंने साइंस, आर्ट, लिटरेचर,
या फिर सोशल सर्विसेज में अपनी भूमिका निभाई होती है, जिससे प्रेरित होकर के लोग और प्रेरित हो, इसलिए इनको नॉमिनेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट। तो करेक्ट आंसर वुड बी 12। नाउ अगेन क्वेश्चन नंबर 8 ये बोलता है कि राज्यसभा का कंपोजिशन किस आर्टिकल में है। तो आर्टिकल 80 में। और वहीं लोकसभा का पूछेगा तो वो आर्टिकल 81 है, आर्टिकल 81 है। और आर्टिकल 79 क्या है कि पार्लियामेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 आता है कि विच आर्टिकल डील्स विद द कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। कौन सा आर्टिकल है लोकसभा का गठन का वर्णन करता है। तो करेक्ट आंसर वुड बी आर्टिकल 81। द नॉर्मल टेन्योर ऑफ लोकसभा, नॉर्मल टेन्योर ऑफ लोकसभा 5 साल है। ऐसा उसने नॉर्मल क्यों वर्ड लगा। नॉर्मल यहाँ पे लगाने का मतलब ये है कि अगर इमरजेंसी आती है, ये इमरजेंसी इम्पोज होती है, तो उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो लोकसभा का टेन्योर बढ़ा सकती है, 5 से 6 वर्ष भी कर सकती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, राज्यसभा इज नोन एज परमानेंट हाउस। राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है। क्योंकि इट कैन नॉट बी डिजॉल्व, राज्यसभा डिजॉल्व नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 12, 1/3 ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा रिटायर आफ्टर एवरी 2 ईयर्स। तो 1/3 मेंबर्स हर 2 साल पे रिटायर होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 ये है कि हु हैज द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर अ बिल इज अ मनी बिल। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, ये अंतिम अधिकार किसके पास प्राप्त है। तो इसका करेक्ट आंसर वुड बी स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा ही डिसाइड करते हैं कि मनी बिल है या नहीं है, कोई भी बिल। अब मनी बिल के बारे में अगर हम थोड़ा सा जानकारी ले लें तो मनी बिल आर्टिकल 110 में मेंशन है। और मनी बिल केवल और केवल लोकसभा में इनिशिएट किया जा सकता है। और जब लोकसभा में इनिशिएट किया जाता है और लोकसभा से पास करने के बाद राज्यसभा में ये जाता है, तो 14 दिन के भीतर राज्यसभा को पास करना होता है। और राज्यसभा बाध्य है मनी बिल को पास करने के लिए। अगर राज्यसभा पास नहीं करती है तो 15वें दिन ऑटोमेटिकली वो मनी बिल पास हो जाता है। अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द राज्यसभा, आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट या लोकसभा। तो मनी बिल कैन बी ओनली इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा। और मनी बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट जरूरी है। पूर्व अनुशंसा, राष्ट्रपति का पूर्व अनुशंसा आवश्यक होता है। नाउ कौन सा आर्टिकल डिफाइन करता है मनी बिल को। तो आर्टिकल 110 डिफाइन करता है मनी बिल को। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट इज प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल। तो ज्वाइंट सिटिंग मतलब इसको अगर याद करना हो तो भाई ज्वाइंट सिटिंग, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आई है या फिर लोकसभा राज्यसभा के बीच में टकराहट हुई है किसी बिल को लेकर के, तो ऐसे केस में आर्टिकल 108 ही ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट को प्रोवाइड करता है। इसको याद करने का तरीका यह है कि 108 एम्बुलेंस तो 108 ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। और अब तक ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट कितनी बार हो चुका है, ये 3 बार हो चुका है। कितनी बार हो चुका है, 3 बार हो चुका है। ये 3 बार हो चुका है। 3 बार हो चुका है। पहली बार मई 1961 में हुआ डाउरी के लिए, सेकेंड बार हुआ मई 1978 बैंकिंग सर्विसेज के लिए, और थर्ड बार हुआ प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 में। नाउ अगेन क्वेश्चन नंबर 17 ये कहता है कि अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु प्रिसाइड्स ओवर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो ये स्पीकर करते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि समन कौन करता है, बुलाता कौन है, तो ये समन प्रेसिडेंट करते हैं। तो बेसिक डिफरेंस इन दोनों के बीच में भी जानना जरूरी है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स कैन नॉट बी रेफर टू अ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। तो मनी बिल, इसका करेक्ट आंसर अभी पहले ही पढ़ा, मनी बिल। ऑर्डिनरी बिल जा सकता है, फाइनेंस बिल भी जा सकता है, अप्रोप्रिएशन बिल भी जा सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी क्या एग्जामाइन करती है। पीएसी जो कमिटी है वो क्या एग्जामाइन करती है। तो इट एग्जामाइंस द रिपोर्ट्स ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ। ब्रीफ में जान लेते हैं पीएसी क्या होती है। पीएसी एक कमेटी है जिसमें 22 मेंबर्स होते हैं, 15 मेंबर्स लोकसभा के होते हैं और 7 मेंबर्स राज्यसभा के होते हैं। पीएसी का कोई भी मिनिस्टर अगर है तो वो पीएसी का पार्ट नहीं हो सकता है। मिनिस्टर कैन नॉट बी ए पार्ट ऑफ मेंबर ऑफ पीएसी। पीएसी हर 1 साल पे रिकन्स्टिट्यूट होती है। और अब तक ये अनब्रोकेबल या फिर बोले थे अनब्रोकन पॉलिटिकल कन्वेंशन है कि ये चली आ रही है परंपरागत। 1967 से पीएसी का जो चेयरपर्सन होता है वो अपोजिशन का ही मेंबर बनता है। अगला क्वेश्चन यही है कि हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो अ मेंबर फ्रॉम द अपोजिशन। और ये परंपरा कब से चली आ रही है, तो 1967 से। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि किस आर्टिकल के तहत रीएडजस्टमेंट ऑफ लोकसभा आफ्टर एवरी सेंसस। प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा सीटों का पुनर्समायोजन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो इट्स करेक्ट आंसर वुड बी
आर्टिकल नंबर 82। आर्टिकल 81 तो लोकसभा है, आर्टिकल 82 इज द रीएडजस्टमेंट, मतलब हर एक सेंसस के बाद सीट्स का रीएडजस्टमेंट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 ये बोलता है कि डीलिमिटेशन कमीशन किसके द्वारा अपॉइंट होती है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट होती है। और अब डीलिमिटेशन कमीशन को जान लेते हैं कि अंडर आर्टिकल 82 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की रीएडजस्टमेंट होगा सीट्स का, तो ये आर्टिकल 82 के अंडर होता है। और जो डीलिमिटेशन कमीशन एक बहुत ही पावरफुल कमीशन है। अगर डीलिमिटेशन कमीशन ने कोई भी ऑर्डर अगर पास कर दिया तो वो पता है क्या होता है, वो फोर्स ऑफ लॉ कैरी करता है, मतलब वो एक नियम कानून है। और इसको अगर डीलिमिटेशन कमीशन ने कोई भी बाउंड्री अगर निर्धारित बाउंड्री लाइन निर्धारित कर दी तो उसका चैलेंज हम कोर्ट में भी नहीं कर सकते हैं। इवन दे कैन नॉट बी मॉडिफाइड बाई द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। और बाउंड्री डिसीजंस जो हैं वो क्वेश्चन भी नहीं किए जा सकते किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में। अब तक डीलिमिटेशन कमीशन 4 बार हो चुका है। पहली बार हुआ था जगह नहीं हमारे पास, पहली बार हुआ था 1952 में, दूसरी बार हुआ था 1963 में, और तीसरी बार हुआ था 1973 में, और चौथी बार हुआ था 2002 में। और यही हमारा 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी था कि भाई 2026 तक हम यही सेंसस से चलेंगे, या 2026 के बाद सेंसस होगा तो उसके बाद हम रीएडजस्टमेंट ऑफ द सीट्स करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 ये बोलता है कि इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट प्रोपाउंड द बेसिक डॉक्ट्रिन स्ट्रक्चर, तो केशव नंदन भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला। क्वेश्चन 24 विच जजमेंट held that judicial review is a part of the basic structure of the constitution। अब बात हो रहा है जुडिशियल रिव्यू का। अब इसको ये नहीं है कि हम तुरंत जाके मार देंगे केशव नंदन भारती, तो जुडिशियल रिव्यू जो था वो किस जजमेंट के थ्रू बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो वो मिनर्वा मिल्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। और ईयर भी बता देता हूँ 1980, ताकि क्रोनोलॉजी अगर पूछे तो वो भी हो जाए। विच सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हेल्ड दैट, अब ये क्वेश्चन है कि स्पीकर का डिसीजन अंडर 10th शेड्यूल वो भी जुडिशियल रिव्यू के अंडर आता है, तो ये कौन सा सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया था, तो ये हुआ था किहोटो होलोहन वर्सेज जचीलू 1992 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 ये है कि कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बताता है, तो ये इसका आंसर व्हाट वुड बी इट्स आंसर, तो इट्स आंसर वुड बी आर्टिकल 168। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स प्रेजेंटली हैज बाई कैमरल लेजिस्लेचर, किन स्टेट्स में द्विसदनीय विधानमंडल है, तो ये क्लियरली ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। और अब इंडिया में 6 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है तेलंगाना, तीसरा है एमपी नहीं सॉरी महाराष्ट्र, चौथा है बिहार, पांचवा है यूपी, छठवां है कर्नाटका। तो इन 6 स्टेट्स के पास बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, कर्नाटका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अंडर विच आर्टिकल कैन पार्लियामेंट एबोलिश और क्रिएट द स्टेट लेजिस्लेचर, तो इट्स वुड बी आर्टिकल 169 के अंडर में पार्लियामेंट जो है किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर में हमारा मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है उसका क्रिएशन कर सकती है या एबोलिशन कर सकती है लेजिस्लेटिव काउंसिल का। नाउ क्वेश्चन 29 द कंपोजिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव इज प्रोवाइडेड अंडर, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर की संरचना किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो आर्टिकल 170 में। और आर्टिकल 170 ये भी बताता है कि स्टेट लेजिस्लेचर का मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो हो सकता है वो 500 हो सकता है और मिनिमम 60 मेंबर्स हो सकते हैं। फिर मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर 500 हो सकता है, और ये किस आर्टिकल से, तो आर्टिकल 170 से। द नॉर्मल टेन्यूर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव, अगेन नॉर्मल ही वर्ड आया है, क्या हो सकता है, तो इट इज़ 5 ईयर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 है कि द गवर्नर एड्रेसेज, जो कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर का पहला साल या फिर हर प्रति साल में जो गवर्नर एड्रेस करते हैं फर्स्ट सेशन को, जब भी सेशन स्टार्ट होता है तो वो किस आर्टिकल के अंडर करते हैं, तो आर्टिकल 176 के अंडर करते हैं। नाउ क्वेश्चन 33 ये है कि मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन 2 सेशंस ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर शैल नॉट एक्सीड, 2 सत्रों के बीच में अधिकतम अंतर कितना नहीं हो सकता है, तो क्वेश्चन है इसका है 6 मंथ्स नहीं हो सकता। और ये किस आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल 174 में ये क्लियरली मेंशन है कि 6 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता है 2 स्टेट लेजिस्लेचर के किन्हीं भी 2 सेशंस के बीच में। अब क्वेश्चन नंबर 34 है कि जो कोरम है वो
स्टेट लेजिस्लेचर मतलब आइदर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के लिए क्या है। तो कोरम अभी हम जान लेते हैं। कोरम को हिंदी में बोलते हैं गणपूर्ति, और गणपूर्ति पार्लियामेंट के लिए मतलब संसद के लिए क्या है, 1/10 है। और किस आर्टिकल में मेंशन्ड है, तो ये आर्टिकल 100 में, याद करना इजी रहेगा कि आर्टिकल 100 कोरम है। और ये स्टेट लेजिस्लेचर के लिए किस आर्टिकल में मेंशन्ड है, तो आर्टिकल नंबर 189 में मेंशन्ड है, 189 में मेंशन्ड है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल डील्स विद द पावर, प्रिविलेजेज एंड इम्यूनिटीज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये अभी रिसेंट न्यूज़ में भी रहा है कि कौन सा राज्य विधानमंडल तथा उसके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार, उन्मुक्तियों का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो ये आर्टिकल 194 में है। आर्टिकल 194 स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स को ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है कि वो स्टेट लेजिस्लेचर में, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली हो, चाहे वो विधानसभा हो या विधान भवन हो, अगर उसमें वो कुछ बोलते हैं तो उनके खिलाफ कोर्ट कोई नहीं जा सकता है, या अगर कोई वो ऑफिशियल डेटा रखते हैं तो उस डेटा के खिलाफ कोई कोर्ट में नहीं जा सकता है। इनफैक्ट ये जो हमारे लेजिस्लेटर्स हैं उनको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं कि वो बिना डर, बिना हिचकिचाहट के स्टेट लेजिस्लेचर में अपनी बात को रख सके, जिससे कि जो डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र की भावना है वो और यही सेम पार्लियामेंट के लिए आर्टिकल 105 में मेंशन्ड है। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, विच सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हेल्ड दैट पार्लियामेंट प्रिविलेजेस आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू इन सर्टेन केसेज। तो ये कौन सा केस में आया, तो दिस केम इन द जजमेंट ऑफ राजा रामपाल वर्सेज स्पीकर लोकसभा ऑफ 2007। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो भाई न्यूज़ में हॉट टॉपिक है, इसको हम लोग जरूर देख लेंगे। एंटी डिफेक्शन लॉ, द एंटी डिफेक्शन लॉ वाज इंसर्टेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये भी करेक्ट आंसर हो जाएगा 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए थे। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 मोरारजी देसाई ने लाया कि जो भी अमेंडमेंट 1976 में किए गए उनको करेक्ट करने के लिए। और 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 में आया, जिसने ये बोला कि भाई जो वोटिंग एज है वो 21 ईयर्स से घटा करके 18 ईयर्स कर दिया जाए। ये राजीव गांधी गवर्नमेंट के टाइम में लाया गया, जिससे कि जो हमारा पॉलिटिकल अवेयरनेस है और लिटरेसी ऑफ नेशन यूथ है उसको रिकॉग्नाइज किया जाए, और पॉलिटिकल लिटरेसी बढ़ाने के लिए किया गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल द गवर्नर प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस व्हेन द स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन। मतलब कि राज्यपाल अध्यादेश किस आर्टिकल के तहत जारी करते हैं, तो आर्टिकल 213। और यही प्रेसिडेंट का अगर बात होगा तो आर्टिकल 123 हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 40 ये बोलता है कि विच आर्टिकल एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू समन, प्रोरोग एंड डिसॉल्व द लोकसभा। आखिर प्रेसिडेंट लोकसभा को भंग करने की शक्ति या सत्र बुलाने की शक्ति, स्थगित करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो इट्स करेक्ट आंसर वुड बी आर्टिकल नंबर 85। अब समन की अगर मतलब एक्यूरेट मीनिंग जाना जाए, समन मतलब होता है कि बुलाना, बट ऐसा बुलाना नहीं कि आप बाध्य नहीं है। अगर समन हुआ तो आपको मैंडेटरी है, जाना ही पड़ेगा। जैसे कोर्ट ने समन किया तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, तो वैसे ही अगर प्रेसिडेंट ने समन किया कि भाई एमपीज लोग अब सेशन शुरू होने वाला है तो आप लोग आइए, तो उनको मैंडेटरी है आना। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द पार्लियामेंट। संसद में भाषण की स्वतंत्रता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, ये क्लियरली मेंशन्ड है आर्टिकल 105 में। और ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, इम्यूनिटी मतलब कि सुरक्षा कवच प्रोवाइड करती है लेजिस्लेटर्स को कि वो संसद में कुछ भी बोलें, मतलब ऐसा एब्सर्ड नहीं। संसद में कोई भी डेटा अपनी बात को रखते हैं किसी भी समस्या को, तो उनके खिलाफ कोई भी जांच या उनके खिलाफ कोर्ट में कोई एफआईआर दर्ज नहीं। जैसे कि आर्टिकल 105 का क्लॉज 1 ये बोलता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट। और आर्टिकल 105 क्लॉज 2 ये बोलता है कि एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन फ्रॉम कोर्ट, मतलब कि कोर्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि आप अगर जो बोल रहे हैं तो उसके लिए कोई कोर्ट में जा करके आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करा सकता है। और अगर हम कंपेयर करें आर्टिकल 19 जो कि सिटीजन्स को मिली हुई है और आर्टिकल 105 जो कि पार्लियामेंटेरियंस को मिली हुई है, तो ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है तो ये ज़्यादा है
आर्टिकल 19 पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं कि भाई पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, डिसेंसी, इंटीग्रिटी, फ्रेंडली रिलेशन विद अदर कंट्रीज, इन सब ग्राउंड्स पे आपका आर्टिकल 19 छीना जा सकता है। रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन आर्टिकल 105 आपको एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एब्सोल्यूट मतलब ये नहीं हुआ कि आप कुछ भी बोल देंगे, उसके लिए हाउस कीपिंग कमेटी है, हाउस रूल्स कमेटी है, वो इस मैटर को। Now 42 question number, which parliamentary committee is known as the watchdog of the public expenditure? तो watchdog of public expenditure public accounts committee को बोलते हैं और CAG को भी बोलते हैं। PAC और CAG दोनों मिलके हमारे जो लोक व्यय का प्रहरी कहा जाता है इन दोनों को। क्वेश्चन नंबर 43 ये आता है कि विच पार्लियामेंट्री कमेटी एग्जामाइंस द एस्टिमेट्स इंक्लूडेड इन द बजट? तो ये एस्टिमेट्स कमेटी है और इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है आर्टिकल 113 में। मैं आर्टिकल बार बार हर आर्टिकल इसलिए बोल रहा हूँ कि आर्टिकल आप एक बार में याद करने जाएंगे नहीं होगा, आप इसको सुन के कई बार मल्टीपल रिवीजन करेंगे तब याद होगा। और मैं कहता हूँ आर्टिकल्स के लिए सबसे बेस्ट सोर्स है बेयर एक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप उसको पढ़िए, आपका UPSSC में का इवन UPPSC और UPSC से डायरेक्ट क्वेश्चंस बेयर एक्ट से बने हैं। क्वेश्चन नंबर 44 ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कौन सा संसद की कार्यवाही को प्रक्रिया संबंधी अनियमितता के आधार पर न्यायालय में चुनौती देने पर रोक किस अनुच्छेद में है? मतलब कि कोर्ट जो है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स क्या चल रही हैं उसमें इंक्वायर नहीं करेगा, उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये किस आर्टिकल में मेंशन है? तो ये क्लियरली आर्टिकल 122 में मेंशन है कि कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर। और यही आर्टिकल 121 अगर हम लोग देखें तो आर्टिकल 121 ये बोलता है कि पार्लियामेंट कोर्ट्स में क्या प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। और ये दोनों आर्टिकल बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल हैं किसके? सेपरेशन ऑफ पावर के बहुत ही बेटर एग्जाम्पल हैं। अगर सेपरेशन ऑफ पावर का एग्जाम्पल देखना हो तो आर्टिकल 121 और 122 इंपॉर्टेंट हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 45 देखें, इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट होल्ड दैट the floor test is the only appropriate method to determine the majority of a government in the house? बहुमत सदन में फ्लोर टेस्ट द्वारा ही सिद्ध किया जाना चाहिए। ये किस जजमेंट के थ्रू आया? तो ये SR बुम्बई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में आया। क्वेश्चन नंबर 46 ये बोलता है, ये इस समय का सबसे हॉट टॉपिक बन चुका है। हॉट टॉपिक क्यों बन चुका है? क्योंकि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डिलीटेड द प्रोविजन रिलेटिंग टू स्प्लिट अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ? दल विभाजन स्प्लिट का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? तो इस करेक्ट आंसर वुड भी 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और कब हुआ था? ये 2003 में। और इसने क्या किया था? तो इसने रिमूव कर दिया था पैराग्राफ 3 ऑफ 10th शेड्यूल। और पैराग्राफ 3 ऑफ 10th शेड्यूल क्या था? जिसमें स्प्लिट वर्जन लाया गया। स्प्लिट जो वर्ड था उसको रिमूव किया गया। पॉलिटिकल पार्टी और लेजिस्लेचर पार्टी के बीच का डिफरेंस, हालांकि ये डिटेल में बस आप जान लीजिए पॉलिटिकल पार्टी और लेजिस्लेचर पार्टी के बीच का डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइनेंशियल कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट? तो इट्स करेक्ट आंसर वुड बी कमिटीज ऑन पेटिशंस। अगर प्रीवियस क्वेश्चन में देखें तो 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या आया था? तो इससे आया GST। और 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 3 कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस किए गए। पहला चेंज किया गया था पार्ट 3 में जो कि आर्टिकल 19 में चेंज किया गया था फंडामेंटल राइट में। और दूसरा चेंज किया गया था पार्ट 4 में 43B कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। और तीसरा चेंज किया गया था पार्ट 9B कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में। जगह नहीं इसलिए मैं सिर्फ बोल देता हूँ। हालांकि जुलाई 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के पार्शियली स्ट्रक डाउन कर दिया। क्यों पार्शियली स्ट्रक डाउन किया? क्योंकि उसके कुछ प्रोविजंस जो थे अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2021 में इसको पार्शियली स्ट्रक डाउन। नाउ 48 क्वेश्चन कि हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी? चेयरमैन PAC का कौन अपॉइंट करता है? तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा। और चेयरमैन ऑफ PAC का कौन होता है? तो अपोजिशन का मेंबर होता है, मेंबर ऑफ अपोजिशन या लीडर ऑफ अपोजिशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल प्रोवाइड्स दैट ए मिनिस्टर हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर 6 कंजिक्यूटिव मंथ्स सेल सीज टू बी अ मिनिस्टर? यदि कोई राज्य मंत्री लगातार 6 माह तक किसी भी विधानमंडल के सदन का सदस्य नहीं रहता है तो वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्री पद पर नहीं रह सकता? तो इट्स करेक्ट आंसर वुड बी आर्टिकल 164 क्लास 4।
क्वेश्चन नंबर 50, कौन से सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ने डिक्लेयर किया दैट सेक्युलरिज्म इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये किस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के थ्रू आया? तो ये SR बोम्मई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के थ्रू आया 1994 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजोल्यूशंस कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन द राज्यसभा? कौन से ऐसे रिजोल्यूशन है जो सिर्फ विच ऑफ द फॉलोइंग रिजोल्यूशंस कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन द राज्यसभा? कौन सा प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है? मोशन ऑफ थैंक्स, रिजोल्यूशन अंडर आर्टिकल 249, एडजर्नमेंट मोशन या नो कॉन्फिडेंस मोशन? इसमें पूछा है केवल राज्यसभा में, तो रिजोल्यूशन अंडर आर्टिकल 249। एंड व्हाट वुड बी इट्स करेक्ट? रिजोल्यूशन अंडर आर्टिकल 249। और अगर हम क्वेश्चन नंबर 50 देखें कि जो सेक्युलरिज्म था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो SR बोम्मई में ये बोला गया कि भाई सेक्युलरिज्म हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जाती है अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म, तो इट क्लियरली वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग द वैलिड ग्राउंड फॉर द प्रेसिडेंट टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 356। और वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है और वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 52, अंडर आर्टिकल 312 राज्यसभा में अथराइज द पार्लियामेंट टू क्रिएट ये ऑल इंडिया सर्विसेज। 53, द रिजोल्यूशन अंडर आर्टिकल 312 मस्ट बी पास्ड इन द राज्यसभा बाय व्हाट मेजॉरिटी? तो ऑर्डिनरी मेजॉरिटी या एब्सोल्यूट या मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप? तो ये करेक्ट आंसर होगा 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। विच हाउस हैज द एक्सक्लूसिव पावर टू वोट ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट? तो इट्स करेक्ट आंसर वुड बी लोकसभा। विच हाउस रिप्रेजेंट द स्टेट्स ऑफ द इंडियन यूनियन? तो करेक्ट आंसर वुड बी राज्यसभा। राज्यसभा स्टेट्स और यूटीज को रिप्रेजेंट करता है, जबकि लोकसभा रिप्रेजेंट करता है पीपल ऑफ इंडिया को। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। इसलिए हम देखते हैं कि राज्यसभा का कोई मेंबर है तो वो कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई राज्यसभा किसी जिले के मेंबर हैं, किसी जिले के MP हैं, नहीं। लोकसभा के मेंबर्स जो होते हैं किसी जिले के MP होते हैं, क्योंकि वो पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं, पीपल ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि कौन सा हाउस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को नो कॉन्फिडेंस मोशन के तहत हटा नहीं सकता? तो ये है राज्यसभा। और कौन सा हाउस हटा सकता है? तो लोकसभा हटा सकता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 75 क्लॉज 3 के तहत जो होते हैं सभी मिनिस्टर्स, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे वो राज्यसभा के हों, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं टू द लोकसभा। तो लोकसभा चाहे तो नो कॉन्फिडेंस मोशन के तहत उन्हें हटा सकती है। 57 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द लोकसभा? तो इनिशिएटिंग इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट? नहीं। क्यों? क्योंकि राज्यसभा भी कर सकता है। पासिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल? नहीं, राज्यसभा भी कर सकता है। रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट? नहीं, ये तो इनिशिएट ही राज्यसभा से होता है। राज्यसभा इनिशिएट करेगा, फिर उसके बाद पास करने के बाद लोकसभा को भेजेगा, और वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट ये क्यों है एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 58, if there is a disagreement between the Lok Sabha and the Rajya Sabha on an ordinary bill, the deadlock may be resolved by, तो deadlock may be resolved by joint sitting under Article 108. Now question number 59, which Supreme Court judgment held that Speaker's certification of money bill is subject to judicial review in appropriate cases? तो its correct answer would be Roger Matthew versus South Indian Bank 2019. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द राज्यसभा इज करेक्ट? तो राज्यसभा के रिगार्डिंग कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है? इट कैन नेवर रिजेक्ट एन ऑर्डिनरी बिल। भाई क्यों ऐसा बात है? ये राज्यसभा रिजेक्ट कर सकता है ऑर्डिनरी बिल को। इट हैज इक्वल पावर्स विथ लोकसभा इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, बिल्कुल सही है। ये भी है, ये भी तो सही है, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये गलत है। कन्फ्यूज ना होइए, राज्यसभा का इक्वल पावर होता है लोकसभा इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, सही है। इट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर ओवर मनी बिल, राज्यसभा के पास मनी बिल से रिलेटेड कोई भी पावर नहीं होता है। तो राज्यसभा के बाद एक्सक्लूसिव पावर ओवर मनी बिल नहीं होता, लोकसभा के पास होता है। और ये इट कैन पास नो कॉन्फिडेंस मोशन? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इट हैज़ इक्वल पावर। राज्यसभा और लोकसभा दोनों का इक्वल पावर होता है लोकसभा में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स में। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इट इज। सो दीज वर द टॉप 60 क्वेश्चंस
अगर आप चाहते हैं कि और मोर डिटेल में पढ़ें तो आप थोड़ा सा मनी बिल को देख लीजिएगा। मनी बिल से रिलेटेड आर्टिकल्स क्या हैं, मनी बिल कैसे पास होता है, मनी बिल आर्टिकल 110, 109 पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट आर्टिकल 108 पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद पार्लियामेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स जो हैं 79, 80, 81, ड्यूरेशन ऑफ द रीएडजस्टमेंट 82, ड्यूरेशन ऑफ द हाउसेज। फिर स्पीकर और चेयरमैन के बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो इतना चीज़ें कवर करने के बाद हमारा पार्लियामेंट का क्वेश्चंस अगर कोई भी आता है यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स में, तो हम इस पोजीशन में है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगे और इसमें से क्वेश्चंस आए तो आप उसको सही करेक्ट कर सके। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ वॉच इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।